गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सक्षम पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप सभी की डिमांड थी कि मैम 100% व्याख्या लाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हमने बहुत कर लिया है और अब हमें विषयनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करवाइए। उसी कड़ी में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो 100% व्याख्या, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ एक को आज हम लोग देखेंगे और कुछ आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। वो सभी विषयनिष्ठ प्रश्न 100% व्याख्या हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, सभी तरीके के प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप सबको पता है कि जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और आप अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए हो, नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। पहला जो प्रश्न हम लोग आज देखने वाले हैं 100% व्याख्या में, कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। अगर इस तरह की पंक्ति आए और आपको लिखना हो तो आप इसका उत्तर लिखेंगे जैसा कि लिखा हुआ है ना, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं रचता भी है। यह जो पंक्ति है वह ली गई है किससे? हंसते हुए मेरा अकेलापन से। तो आप इसे लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न या प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत प्रश्न या प्रस्तुत पंक्ति भी लिख सकते हैं। मलयज रचित डायरी, मलयज रचित डायरी के अंश से लिया गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। मेरे बच्चे क्या है? मेरे रचे हुए यथार्थ हैं और इनसे जुड़ी सारी फिक्रें और सरोकार जो है वह मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। क्या कहते हैं ये? कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे रचे हुए यथार्थ हैं, इनसे जुड़ी हुई सारी फिक्रें और सरोकार भी जो है वह क्या है? मेरे यथार्थ है। और ये सब ये मुझसे रचे जाकर के मुझसे स्वतंत्र हो गए। मेरे बच्चे जो है मुझसे रचे गए हैं, इनके यथार्थ, इनसे जो फिक्र, इनसे जुड़ी जो फिक्र है वो सभी मेरे द्वारा रचे गए हैं, लेकिन ये सब मुझसे रचे जाकर स्वतंत्र हो गए हैं, अब अलग अलग हो गए हैं, अपने में स्वतंत्र हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अपना यथार्थ रचता है। जिस तरह लेखक के बच्चे लेखक के रचे हुए यथार्थ है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने यथार्थ की रचना करता है। और कहते हैं और रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा क्या करता है? दूसरों को दे देता है। जो ये फिक्रें हैं, बच्चों से रिलेटेड जो फिक्रें हैं, जो सरोकार है, ये भी तो यथार्थ है और इसकी रचना व्यक्ति करता है और उसका एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और जिसे वह भोगता है। हर इंसान उस संसार को रचता है जिसे वह जीता है और भोगता है। यही चीजें समझाना चाहते हैं कौन? मलयज। तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे रचे हुए यथार्थ हैं और इनसे जुड़ी हुई सारी फिक्रें, सारे सरोकार जो हैं वो भी मेरे रचे हुए यथार्थ हैं और ये सभी मुझसे रचे जाने के बावजूद मुझसे अलग होकर अब स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए यथार्थ की रचना करता है, उस रचे हुए यथार्थ का कुछ हिस्सा दूसरों को दे देता है और यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही क्या है? संसार है। कि हमारे जो पिताजी थे उन्होंने हमारे लिए किया, उन्होंने हमारी रचना की, हम अपने वंश जो है वंशजों के लिए करेंगे और ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप सभी के पास ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो है गेस क्वेश्चन आ चुका है, तो जिन किसी को भी लेना हो मात्र 49 रुपये में यह अवेलेबल है। तो जिन किसी को भी लेना हो मात्र 49 रुपये में आप इस गेस क्वेश्चन को ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही है यह सब। यह जो प्रश्न है, यह पंक्ति ली गई है जूठन पाठ से, जिसकी रचना की है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न या प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिया गया है, जिसमें चुहार जाति का, किस जाति का? चुहार जाति का होने के कारण लेखक और उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार होता है। क्या होता है? दुर्व्यवहार होता था। लेखक के माता पिता त्यागियों के यहाँ काम करते थे। दिन रात काम करने के बावजूद, दिन रात काम करने के बाद उन्हें क्या मिलता था? उन्हें मिलता था सिर्फ
जूठन, उन्हें मिलता था सिर्फ जूठन। यहाँ तक कि शादी ब्याह के मौकों पर भी उन्हें सिर्फ जूठन ही मिलता था, शादी ब्याह के मौकों पर भी उन्हें सिर्फ जूठन ही मिलता था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही है सब। एक बार की वह बात बताते हैं, जब सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की यहाँ शादी थी। उस शादी में जितनी भी साफ सफाई का काम होता है लेखक की मां ने किया था, और जितना भी चारपाइयां ढोना बाहरी जितने भी काम थे वो सारे काम किए थे लेखक के पिताजी ने। इसके बावजूद जब लेखक की मां गई एक पत्तल भोजन मांगने के लिए तो उन्होंने इनका बहुत तिरस्कार किया था, बहुत दुत्कारा था और इन्हें भगा दिया था। लेखक को उस दिन बहुत बुरा लगा था और इन्होंने कहा कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं कि हमने इतना सारा काम किया, दिन रात मर खप करके काम किया, लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। उसके बावजूद क्या मिलता है? सिर्फ जूठन मिलता है। लेकिन इसके बावजूद हमें न कोई पश्चाताप है, न किसी से कोई शिकायत है, क्योंकि इसी तरह का व्यवहार होता था। चुहार जाति का होने के कारण लेखक को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेखक के स्कूल का जो हेडमास्टर था कलीराम, वो उनसे कहता था कि शीशम की पेड़ की टहनियों को तोड़ लो और पूरे विद्यालय परिसर को साफ करो, ताकि इन्हें पढ़ने का समय ही ना मिले। और ये रोते रोते जल्दी जल्दी से साफ करते थे कि मुझे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं जो है सो पढ़ाई कर पाऊंगा। तो इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ होता था। अगला देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी में भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जिन किसी को भी स्क्रीनशॉट लेनी हो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यह जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पे यूट्यूब कंटेंट नाम का एक पेज है, जहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मात्र 10 रुपये में। तो अगर आपको कोई सा भी पीडीएफ चाहिए तो आप वहां जाकर के आसानी से ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ ही गया छौना मेरा। यह पंक्ति जो है यह लिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है पुत्र वियोग उससे। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसमें कवित्री कहती हैं कि अपने पुत्र के लिए मैंने पत्थर को भी देवता बना लिया, कहीं नारियल चढ़ाए, कहीं दूध चढ़ाए, तो कहीं बतासे चढ़ाए, कहीं शीश नवाया, किंतु फिर भी कोई कुछ न कर सका। मैंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो है पत्थर को देवता बना लिया, कहीं नारियल चढ़ाए, कहीं दूध चढ़ाए, कहीं बतासे चढ़ाए, कहीं शीश नवाया कि मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, उसे कुछ न हो, लेकिन फिर भी कोई कुछ न कर सका और मेरा पुत्र इस दुनिया से चला गया। मैं असहाय होकर, मैं विवश होकर बैठी रही और मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। यही इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका कवित्री समझाना चाहती हैं। सप्रसंग व्याख्या में मूलतः होता क्या है कि सप्रसंग व्याख्या यानी कि प्रसंग के साथ व्याख्या। आपको इस पंक्ति की व्याख्या करनी है, लेकिन किसके साथ? प्रसंग के साथ, यानी कि उस समय में, जिस समय में यह लाइन कही गई है, उस समय में जो लेखक है, जो कवित्री है, वो क्या कहना चाहती हैं, ठीक है, उसके साथ आपको विवरण करना है। अगला क्या है? आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का चेहरा एक। आज की सप्रसंग व्याख्या में दो जो था, पहले वह था गद्य खंड से और दो बाद के जो है यह काव्य खंड से लिया गया है। यह आपका मॉडल सेट का भी क्वेश्चन है, मॉडल सेट में भी यह दिया गया था, इसलिए मुझे यह ज्यादा उपयुक्त लगा कि शुरुआत इसी से करनी चाहिए। इसके बाद फिर मैं आपको और भी बताऊंगी। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचना है जन जन का चेहरा एक से। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न गजानन माधव मुक्तिबोध रचित पाठ जन जन का चेहरा एक से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में पीड़ित और संघर्षशील जनता संघर्ष कर रही है। जनता क्या कर रही है? जनता संघर्ष कर रही है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति और बंधुत्व कायम करने की कोशिश कर रही है। अपने श्रम से और अपने कर्म से वो दुनिया में न्याय, शांति और बंधुत्व कायम करने की कोशिश कर रही है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब
शोषक वर्ग की शोषणकारी नीतियां, जब शोषक वर्ग की शोषणकारी नीतियां अपने चरम पे पहुंच जाती है, जब वो बहुत तानाशाह हो जाता है, तब शोषित और पीड़ित जनता के हृदय में आशा की एक किरण जगती है, क्रांति की एक ज्वाला जगती है और उनके जीवन के अंधकार को मिटा देती है, उन्हें एक रास्ता दिखाती है कि किस तरह से तुम आजाद हो सकते हो, इस शोषण से मुक्त हो सकते हो। और इसी में उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी कोने में चाहे कोई भी दोष हो, चाहे वे किसी भी देश का हो, क्या चाहे किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में आशा की जो किरण होती है वो एक ही होती है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ अगर जो उनके साथ जो शोषण हो रहा है वो अपने चरम सीमा पे हो जाता है या बहुत हद तक हो जाता है, तो उस वक्त जो युद्ध की, जो क्रांति की, जो आशा की जो ज्वाला होती है, आशा की जो किरण होती है, वो एक जैसे ही होती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, कहीं पे भी हो, वह एक जैसी ही होती है। उम्मीद है कि ये चारों सप्रसंग व्याख्या आपको समझ में आए होंगे। आज मैं कोशिश करती हूँ कि व्याकरण की जो क्लास है वो हो, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इसको देख लीजिए। इसके साथ ही मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए आई बटन पे आप क्लिक करेंगे और मेरी और भी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं, कुछ अन्य वीडियोज के, आप उससे भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी लोग जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम बनिए। शुभ रात्रि।